उसके सॉल्यूशंस और डाइट पर होगा। और उसके बाद हम आगे प्री प्लानिंग के ऊपर देखेंगे। अर्पिता काटरे जी का, बेंगलोर से हैं अर्पिता जी। और फिर जो अगला सेशन होगा हमारा वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आंसर का होगा, जिसमें आपके समस्याओं के समाधान पर बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमारे साथ होंगी, जो आपके समस्याओं आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और फिर आखिरी दिन जो 30 अगस्त है, उस दिन हमारा गर्भ संस्कार करवाया जाएगा। गर्भ संस्कार शांति कुंज हरिद्वार से हमारी रितु जी और चंद्रिका साहू जी करेंगी। उसकी लिस्ट आज आपको इस कार्यक्रम के अंत में शेयर की जाएगी कि क्या क्या सामान की व्यवस्था आप सबने रखनी है गर्भ संस्कार को कराने के लिए। तो वो लिस्ट हम आपको इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर करके दिखाएंगे। तो आपसे पहले हम जानते हैं हमारी दर्शना जी के बारे में। दर्शना जी जो है वो 1997 में 1997 से मिशन से जुड़ी हैं और मिशन में बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यों को संभाल रही हैं, जैसे यज्ञ है, मंच का संचालन है और ग्राम प्रवज्जा है। और हर महीने की 24 तारीख को वो गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण लेती हैं और अन्य ग्रुपों में भी गर्भवती माताओं को विभिन्न प्रकार से प्रेरित करती रहती हैं। और पिछले 2 साल से आदरणीय दर्शना जी मिशन में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्य को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही हैं। और जी के बारे में तो क्या कहें, बहुत समर्पित शिष्या है परम पूज्य गुरुदेव की। आइए जानते हैं गर्भ संवाद के बारे में। अब निवेदन करेंगे दर्शना जी से कि वो आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय दीदी म्यूट खोलिए अपना। माइक जी। धन्यवाद रेखा दीदी। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, यह अभियान शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में चल रहा है और इसी के अंतर्गत हम 22 से 30 तारीख तक 9 दिवसीय गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से रख रहे हैं और खुशी हो रही है कि यह वेबिनार अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। इस वेबिनार में जुड़ने वाली सभी गर्भवती माताएं, हमारे सहयोगी कार्यकर्ता भाई बहन सभी का स्वागत करते हैं। मैं जामनगर गुजरात से दर्शना पंड्या आप सबको इस जो संरक्षक सत्ता है परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, उनके संरक्षण में आज का कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगी। सभी आंखें बंद करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य की स्वर्णिम किरणें गर्भवती महिलाओं के गर्भ पे पड़ रही है और उनके प्रकाश के साथ, गायत्री मंत्र की शक्ति के साथ यह वेबिनार के लिए जरूरी जागरूकता हमें मिल रही है। इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ एक बार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख एवं आदरणीय प्रातः वंदनीय हमारी शैल दीदी, इनके शुभ आशीर्वाद से शांति कुंज हरिद्वार का आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी अभियान एक आंदोलन के रूप में बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसकी मार्गदर्शिका है हमारी डॉक्टर गायत्री दीदी शर्मा जी, जिन्होंने पहले ही दिन से अच्छी तरह से गर्भ संस्कार के विषय में मेडिकल साइंस और अध्यात्म की दृष्टि से हम सभी को बहुत अच्छी से समझाया है। इन सब के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ हम आज का यह कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद क्या है? व्हाट इज गर्भ संवाद को इंग्लिश में कहा जाता है वॉर्म टॉकिंग। व्हाट इज वॉर्म टॉकिंग? हम इस विषय पर ही आज पूरी
हमारी क्लास में चर्चा करेंगे। हम सीधा साधा अर्थ इसका निकालें तो गर्भ का मतलब होता है मानव का विकसित हो रहा भ्रूण। यह भ्रूण जो माता के उदर में विकसित हो रहा है उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। और संवाद का मतलब है बातचीत करना, वार्तालाप करना। यहाँ पर हम सीधा अर्थ जो निकाल रहे हैं वो है कि जो गर्भस्थ शिशु है, जो बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है ना आपको कि जो अभी माँ के गर्भ में है उस शिशु के साथ हमें बात करनी है। ये इतना ही सरल है जितना हम एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जो हमारे सामने बैठा है। उसी तरह से हम उससे भी बातचीत करते हैं, वैसे ही बातचीत गर्भ के शिशु के साथ भी की जा सकती है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक कल्पना चित्र है। जो गर्भ में शिशु है वो सुन रहा है। यह शिशु माँ के गर्भ के अंदर होते हुए भी वह पूरी तरह से एक जो व्यक्ति परिपक्व है उसके तरह ही व्यवहार करता है। जब गर्भ संवाद की बात आती है तो हम शिशु से कैसे बात की जा सकती है? ये अच्छा कोई नया संशोधन होगा नहीं। मैं बताना चाहती हूँ भारतीय संस्कृति में भी गर्भ संवाद के उदाहरण है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय संस्कृति में माता मदालसा की कहानी मार्कंडेय पुराण में, अष्टावक्र जी की कहानी रामायण में, वेद व्यास और नारद जी की कहानी श्रीमद् भागवत में। स्क्रीन पर आपको एक श्लोक दिखाई दे रहा है। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसारोपमवाच पुत्रम। जिसका मतलब होता है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, संसार की माया का त्याग कर, संसार स्वप्न है, अपनी मोह निद्रा को छोड़। इतना अर्थ जानने के बाद शायद हमें लगे कि ये तो किसी गुरु ने अपने शिष्य को बताया हुआ श्लोक है या कोई सत्संग में बताया हुआ श्लोक है। पर मैं ये बताना चाहूंगी कि एक गर्भवती माता ने अपने गर्भ में पल रहे माँ मदालसा या सती मदालसा के नाम, जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में काशी नरेश महाराज ऋतिध्वज की पत्नी के रूप में था। उन्होंने अपनी 3 संतानों को यही ज्ञान देकर और जन्म के पश्चात उसे लोरी सुनाकर भी यही बताया, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि। और वह संतान 5 वर्ष की आयु में पहुंचते ही वह संतान संसार का त्याग करके जो माता की दी गई शिक्षा है उसके ऊपर चल पड़े। तो संतान अभी थोड़ी समस्या आ रही है, शायद दीदी के इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जल्दी इसका समाधान हो जाएगा।
अच्छा। दीदी म्यूट खोल लीजिए, अपना म्यूट खोल लीजिए आप। हेलो, हाँ, अब आवाज आ रही, बोलिए। हाँ जी जी जी। और हाँ जी, मैं फिर से शुरू कर रही हूँ जहाँ से, कहाँ तक का सुनाई दिया था दीदी? हेलो दीदी रानी मदालसा हेलो। का सुनाई दिया था, रानी मदालसा तक सुनाई दिया था। ठीक है। रानी मदालसा ने अपने पुत्रों को गर्भ में ही ज्ञान दिया था। उनका उपदेश जो 8 श्लोकों का हमने अभी देखा, जो शुद्धोषी बुद्धोषी, वह 8 श्लोकों का एक समूह है जिसे मदालसा उपनिषद के नाम से मार्कंडेय पुराण में आलेखित है, और इसे हम विश्व का प्रथम आलेखित गर्भ संवाद भी कह सकते हैं। ऐसा ही दूसरा उदाहरण रामायण में अष्टावक्र जी का है, जो महाराज चाणक्य गुरु थे। महर्षि अरुणि की पुत्री सुजाता और कोहड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र जी ने गर्भावस्था में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनकी माता अपने पिता को, अपने पति को वेद अभ्यास करते हुए सुनती थी, और उसी का ज्ञान अष्टावक्र जी को मिला। एक बार उनके पिता, अष्टावक्र जी के पिता कोहड़ ऋषि ने मंत्र में कुछ गलतियां की, तब गर्भ में से ही अष्टावक्र जी ने 8 गलतियां निकाली और बोले कि पिताजी आपने यहाँ पर ये गलतियां की है। उनके फलस्वरूप अष्टावक्र जी को पिता ने गर्भ में ही श्राप दे दिया कि तुम 8 अंक से। आपका प्रेजेंटेशन है क्या? आपने शेयर नहीं किया है, स्क्रीन शेयर करिए। प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक, दोबारा से आप स्क्रीन शेयर कर, हाँ। आपका स्क्रीन शेयर कर दीजिए, और आपका नेटवर्क अगर अच्छा नहीं है तो वीडियो बंद कर दीजिएगा, चलेगा। आप स्क्रीन शेयर करके पीपीटी दिखा दीजिए, नीचे शेयर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए दीदी। जी 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 जी, हाँ हाँ। हो गया भैया? सही दीदी, कंटिन्यू करिए। फुल स्क्रीन कर दीजिए, F5 कर दीजिए। हाँ, अब हम जो आगे बात कर रहे हैं वो जिसका हमें शायद पता नहीं है या पूरा ज्ञान नहीं है, वह है वेद व्यास जी की कहानी। यह श्रीमद् भागवत में आ रही है। श्रीमद् भागवत में यह उल्लेख है कि नारद जी एक बार महर्षि वेद व्यास से मिले। तब वेद व्यास जी कुछ इस अवस्था में थे कि उनको कुछ सुध बुध नहीं था, वो अपने आप को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे थे। उनकी इस अवस्था का, बेचैनी का जब नारद जी ने कारण पूछा, तो वेद व्यास जी ने बताया कि पता नहीं मेरी अवस्था क्यों है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने इतने सारे पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, फिर भी कुछ कमी है जिसके कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नारद जी ने तब उसका सॉल्यूशन बताते हुए उनके बताया कि आपने अभी तक जितनी रचनाएं की है वह सब ज्ञान से संबंधित है। आपने प्रभु के गुण गान को व्यक्त करने वाली कोई भी रचना अब तक नहीं की है, तो आप कुछ ऐसी रचना कीजिए जिसके कारण आप अपना जो स्थिति है उससे बाहर निकल सके और खुशी प्राप्त कर से जो एक रचयिता को मिलनी चाहिए। जब महाभारत की रचना की थी तब गणपति जी ने उन्हें लिखने में मदद की थी, क्योंकि वेद व्यास जी या तो रचना कर सकते या तो लिख सकते थे। अब उन दोनों का साथ में संभव नहीं था। वेद व्यास जी और गणपति जी ने मिलकर यह रचना की थी, पर ज्ञान के देव गणपति के साथ वो कैसे लिख सकते थे? बहुत मुश्किल हुई थी। तो अब सोचिए कि अब दूसरी रचना करने वक्त में क्या करूं। उसका सॉल्यूशन भी नारद ऋषि ने दिया कि आप ऐसा कीजिए, एक सुयोग्य कन्या से आप विवाह कीजिए। यह कन्या
जब गर्भवती हो, यानी कि आपकी पत्नी जब गर्भवती हो तब आप उस गर्भस्थ शिशु को अपनी रचना सुनाइए और यह रचना फिर यह आपका गर्भस्थ शिशु संसार तक पहुंचाएगा। इस नारद जी के सॉल्यूशन को वेद व्यास जी ने अच्छी तरह से निभाया। जब उन्होंने एक पिंजला नाम की स्त्री से विवाह किया और वह गर्भवती थी, तब उन्हें श्रीमद् भगवत, जो भगवान का गुणगान का ही पूरा पुराण है, महापुराण जिसे कहा जाता है, वह उनसे गर्भकाल में ही सुनाया और गर्भस्थ शिशु के रूप में सुखदेव जी ने पूरा यह भागवत सुना। आगे चलकर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को यह भागवत का ज्ञान दिया। इस नजरिए से देखा जाए तो पूरा का पूरा भागवत ही एक प्रकार से गर्भ संवाद ही है। यह तो बात हमारी सुखदेव जी की हुई, उसका यह चित्र है। अभी हमने अध्यात्म के संदर्भ में गर्भ विज्ञान का जाना। गर्भ संवाद मॉडर्न साइंस में क्या है? आप जो ये चित्र देख रहे हैं, यह है डॉक्टर थॉमस वर्नी। आधुनिक विज्ञान में गर्भ संस्कार के पिता के रूप में इन्हें देखा जाता है। पिछले 40 से भी ज्यादा वर्ष से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रूप में कार्य करते थे और उन्होंने इस गर्भ संस्कार को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया। इसके पीछे भी गर्भ संवाद ही कारणभूत है कि उन्हें गर्भ संस्कार के विषय में जागृति मिली। अब दूसरा जो चित्र देख रहे हैं, द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, ये थॉमस वर्नी की एक प्रसिद्ध किताब है। 27 से भी ज्यादा भाषा में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। यह किताब की शुरुआत में ही थॉमस वर्नी लिखते थे कि एक बार वो अपने 5 मित्रों के साथ किसी हिल स्टेशन पर गए। वहां पर कॉटेज में एक केयरटेकर महिला थी जिनका नाम था हेलन, और वह महिला 7 महीने की गर्भवती थी। अब प्रतिदिन वह महिला फायर प्लेस के पास बैठकर अपने गर्भस्थ शिशु को एक गीत सुनाया करती थी। थॉमस वर्नी को लगा कि अरे ये 7 मास का गर्भ है और ये महिला क्या गा रही है, अभी लोरी गा रही है। तो उन्होंने पूछा कि बोले आप किसको ये सुना रहे हो? गर्भवती महिला जो हेलन थी वो बोली मैं अपने बच्चे को सुना रही हूँ। कहाँ है आपका बच्चा? मेरे पेट में है, वो अभी मेरे गर्भ में है। थॉमस वर्नी को आश्चर्य लगा और हंसी की बात भी लगी कि जो बच्चा अभी तक जन्मा नहीं उसे वो लोरी सुना रही है। पर वक्त की बात हुई, 5 महीने बाद वापस उन्हें उसी कॉटेज में जाना हुआ। तब 1 महीने का बच्चा जो बेटा था वो हेलन का, उसने उसके पास लाकर बताया थॉमस वर्नी जी को कि आप देखिए यह बच्चा अब जब ज्यादा रोता है तब वही गीत में गाती हूँ जो उसे गर्भकाल में सुनाया था। ये जब बहुत ज्यादा शरारत करता है, सोता नहीं है, तब भी यही सुनाती हूँ। उसको सोने का समय होता है तब भी ये सुनाती हूँ। इस तरह से ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तब थॉमस वर्नी जी को विचार आया कि हाँ, क्या ऐसा हो सकता है। फिर उन्होंने गर्भ संस्कार के विषय में बहुत सारी किताबें लिखी। यही मैं कहना चाहूंगी कि गर्भ संवाद का महत्व अध्यात्म में भी आपने देखा और मॉडर्न साइंस भी इसे बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। कैसे करें हम गर्भ संवाद, उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से, और उसका महत्व क्या है, ये आप देखेंगे। पहले तो आप पोजीशन देख रहे हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, बिस्तर पे थोड़ा सा बैठे थोड़ा सा लेटे ऐसे भी कर सकते हैं, आराम कुर्सी पर या किसी भी ऐसी जगह पर, जैसे यहाँ पर बीन बैग दिखाया जा रहा है, आप जिस स्थिति में कंफर्ट फील करें वहां पर बैठे, सोते हुए भी आप गर्भ संवाद कर सकते हैं। गर्भ संवाद की पद्धतियां क्या है? गर्भ संवाद संगीत के माध्यम से भी हो सकता है, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, महापुरुषों के जीवन चरित्र के माध्यम से, प्रेरणादायक धारावाहिक के माध्यम से, और गर्भस्थ शिशु से सीधी बातचीत के रूप में भी। यह सब बारी बारी हम देखेंगे। इससे पहले देखेंगे कि गर्भ संवाद कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले गर्भवती माता, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने में गर्भ संवाद बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है।
गर्भस्थ शिशु को गर्भ संस्कार देने की बहुत सारी विधि हैं, जैसे ध्यान, प्राणायाम, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। आप ध्यान और प्राणायाम का मतलब तो समझ गए। ऑटो सजेशन का मतलब है कि बच्चे को बोलना कि आप बहुत संस्कारी हो, आप गुणवान हो, आप बुद्धिमान हो, या ऑटो सजेशन है। विजुअलाइजेशन का मतलब गर्भवती माता को यह चित्र बनाना है मन में कि मेरा बच्चा बुद्धिमान है, मेरा बच्चा संस्कारी है। और इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, जो गुण आप चाहते हैं वो आप अपने बच्चे के लिए वो कल्पना करें, या किसी भी माध्यम से आप बच्चे में संस्कार दे सकते हैं। पर यहाँ पर गर्भ संवाद का महत्व क्यों बताया जा रहा है, वो भी एक जरिया है कि इसके अंदर आप ध्यान भी जोड़ सकते हैं, प्राणायाम भी जुड़ जाता है, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन सब जुड़ के बच्चे से बात हो रही है, तो सारे के सारे लाभ एक साथ बच्चे को मिल पा रहे हैं। हम दूसरी बात, जब गर्भवती माता बच्चे से इस तरह से जुड़ी हुई है जैसे एक अभिन्न अंग है, तो गर्भवती माता यह संवाद करे। कब से करे? जब उन्हें पता चले कि मैं गर्भवती हूँ। यही सही समय है कि आप गर्भवती माता गर्भ संवाद करें, क्योंकि आपके बच्चे की अवस्था है जिसे अध्यात्म की भाषा में सोल कॉन्शियस अवस्था कही जाती है, और विज्ञान की भाषा में इस स्थिति में बुद्धि की वह स्थिति होती है जिसमें सिखाया गया पूरी तरह से परमानेंटली याद रहता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते कभी नहीं भूलते, तैरना सीखते हैं कभी नहीं भूलते, उस इम्प्लिसिटी मेमोरी की स्थिति में बच्चा होता है, तब उससे जो भी बात की जाए वह आजीवन ताउम्र वो याद रखता है। इसलिए गर्भवती माता जब उसे पता चले तभी से गर्भ संवाद शुरू करे। पिता, उनके लिए यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि जब बच्चे की उम्र यानी गर्भकाल 3 महीने का खत्म होता है, तब उनके कान बन जाते हैं और वह सुनने लगता है, बाहरी वातावरण के प्रति उसकी संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। तब पिता और परिवार के अन्य कोई भी सदस्य भी इससे जुड़ सकते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों से हमारा मतलब है कि यह जो दूसरी प्रेगनेंसी हो तो उसके अगला जो बच्चा है वह भी गर्भस्थ शिशु से बात कर सकता है। परिवार में और कोई भी सदस्य हो, जैसे माता पिता है आपके होने वाले बच्चे के दादा दादी या बुआ चाचा चाची, कोई भी सदस्य गर्भस्थ शिशु से बात कर सकता है। पर हमारी पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि जहाँ विदेश में जिस प्रकार से गर्भ संवाद होता है वो नहीं, हम इस प्रकार से नहीं कर सकते। हम कैसे कर सकते हैं, आगे के क्रम में उसे अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। माता के द्वारा गर्भ संवाद में कौन कौन सी बातों का जोड़ना है, उसमें शिशु का स्वागत। जब आपके गर्भ में शिशु आ रहा है, आप अपने परिवार के माध्यम से उसे अपने घर में स्वागत और अभिवादन करें। माँ अपना परिचय गर्भस्थ शिशु को दे, होने वाले पिता का परिचय दे, अपना और अपने पति का परिचय, साथ में संपूर्ण गुणों का भी परिचय दे। जितना प्यार, जितना दुलार आप उसे देंगी, उतना ही फायदा आपको मिलेगा। ऐसा ही बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय परिवार का परिचय। परिवार के सभी सदस्यों के गुण और उनके प्रति आपस प्यार की बातें, परिवार का महत्व, देश प्रेम इत्यादि बहुत सारे विषयों का गर्भ संवाद में समावेश किया जा सकता है। माता के द्वारा जो गर्भ संवाद होगा उसके विषय में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि यह बहुत डीप विषय है। पर यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाहती हूँ, कृपया बहुत ध्यान से देखिए। आप ये चित्र देख रहे हैं और सूचना भी पढ़ सकते हैं कि पिता के द्वारा गर्भ संवाद। जब मैंने बताया कि 3 माह के बाद पिता को बात करनी है, कौन कौन सी बात करनी है, आप जो भी चाहे वो बात कर सकते हैं। बच्चे से बात करने का यह एक तरीका होगा कि आप अपने पत्नी के उदर के पास मुंह रख के बोले, तो वो शुरुआती महीनों में ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप यहाँ पर जो चित्र देख रहे हैं वो नन्ही सी बच्ची, अब तो बहुत बड़ी हो गई है, पर इसका नाम एंटेनेला है। यह
दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश की रहवासी है। 2011 में इसका जन्म हुआ था और ये जब अपने माता के गर्भ में थी तब इनके पिता जो ब्राजील नेवी में काम करते थे वो प्रतिदिन उससे बात करते, हर रोज उससे बात करते। जब वो ऑफिस जा रहे तब बात कर रहे, जब वापस आ रहे तब बात कर रहे। परिणाम क्या हुआ कि वह बच्ची उनसे इस तरह से जुड़ गई। अभी मैंने जानबूझकर आपको यह दूसरी तस्वीर जो दिखाई वो आधी है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब 2011 में इस बच्ची का जन्म हुआ था और जैसे ही उसका जन्म हुआ उसके पिता ने वही शब्द, शायद वो उसे माय लिटिल एंजल कह के बुलाते थे, वही शब्द सुनते ही बच्चे की प्रतिक्रिया अब आप देखिए। यहाँ पर जस्ट बोर्न बेबी पापा के शब्द सुनते ही देखिए कैसी खिलखिला के हंस रही है। यह आपको नेट पर भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इसका एंटेनेला का ब्लॉग भी, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी, आपको ज्यादा जानने को मिल जाएगी। पर यहाँ पर पिता भी बच्चे से जुड़ जाते हैं। आजकल के समय में देखा जा रहा है कि माता तो बच्चे से बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है पर पिता की दूरी बढ़ती जा रही है, तो इस माध्यम से पिता भी बच्चे से अच्छी तरह से जुड़ पाएंगे। गर्भ संवाद की पद्धतियों में आगे का क्रम है संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक लेडीज जो है वो दोनों माइक्रोफोन या हेडफोन गर्भ पे लगाकर ही सुन रही, और मैंने यहाँ पर क्रॉस निशान किया है, मतलब कि ऐसे आपको संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद नहीं करना है। जब आप इस तरह से संवाद करते हैं, बच्चा गर्भ जल में है, परिणाम स्वरूप जो आवाज है वो कई गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की उसे सुनाई दे रही है। तो आपको जो भी संगीत सुनना है वह दूसरे चित्र में दिखाया, आप खुद हेडफोन लगाकर सुनिए और अपने दोनों हाथ गर्भ संवाद करते हुए पेट पर रखिए। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो गायत्री मंत्र है अलग अलग राग में भी मिल रहा है, हमारे शांति कुंज के माध्यम से 6 राग में गर्भ संवाद मिल रहा है, आप वह सुने। हर माह के लिए भी हमारे शास्त्रों ने अलग अलग राग बताए हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं। और खासकर म्यूजिक यह बताया गया है जो जिसके गुंजारव उत्पन्न होता है, जिसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कहा जाता है, उसके माध्यम से भी आप बच्चे से बात कर सकते हैं। आप भी अच्छा संगीत सुनिए, इससे भी बच्चे से आपका जुड़ाव गहरा होगा। दूसरा माध्यम है स्वाध्याय के माध्यम से गर्भ संवाद। यहाँ आप चित्र में देख रही हैं महिला किताब पढ़ रही है। आपको भी कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक या जो विचारों को नया आयाम या नया स्वरूप देने वाला हो, ऐसा पुस्तक लेना है, पढ़ना है और उसके साथ उसके बारे में ही चिंतन और मनन करना है। यह चिंतन और मनन आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मैंने आगे बताया कि परिवार के सदस्य, हमारी भारतीय जो कुटुंब प्रणाली है वह थोड़ी अलग है, तो हम जो ससुर जी है या जो सास है वो तो बच्चे के लिए पेट पर हाथ रख के गर्भ संवाद नहीं कर सकते। यह भारतीय संस्कृति से थोड़ा भिन्न है, पर कैसे कर सकते हैं इसका उदाहरण मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। आप यह चित्र देखिए, पहचान पाए कौन है? जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये गर्भ संस्कार और गर्भ संवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है। थोड़ा आश्चर्य होगा आपको, पर यह बात सच है। देखिए, दिव्य भास्कर जो गुजराती न्यूज़पेपर है उसमें सितंबर 2015 में 16 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उसके एक दिन पहले पत्रकार इनकी माता जी जो हीरा बहन है उनसे मिलने गए और पूछा कि इतने अच्छे संस्कारी और राजकारण में भी इतने ज्यादा जो प्रवीण है, कुशल है, वैसे नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, उसका राज किया है। और माता जी बता रही हैं, आप जो तस्वीर माता जी के साथ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी दामोदर दास जी, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी जी गर्भ में थे तब रामायण, महाभारत
और गीता जी का पाठ प्रतिदिन सायंकालीन आरती के बाद किया जाता था। और वही सुन सुनकर उन्होंने यह सारी विधा सीखी। यह परिवार का दावा है कि गर्भ संस्कार से ही नरेंद्र मोदी जी आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैंने जैसे बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति प्रणाली में यह संभव नहीं है पाश्चात्य की तरह से गर्भ संवाद कर से, पर हम यह सत्संग और स्वाध्याय का माध्यम ऐसा है जिसके माध्यम से जो दादाजी है वो कोई पाठ करे, जो दादी जी है वो कोई भजन या गीत भक्ति भाव का या बच्चों में गुण वर्धन कर सके ऐसा बताए, बुआ जी, चाची जी, चाचा जी सभी इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट में दिखाना चाहूंगी वह है संगीत के माध्यम से गर्भ संवाद, सॉरी सत्संग के माध्यम से गर्भ संवाद। हमने 3 उदाहरण तो देखे जो हमारे शास्त्रों में थे। यह चौथा उदाहरण है गर्भ संवाद से जुड़ा हुआ। चित्र में आप देख रहे हैं दूसरा चित्र भगवान नरसिंह अवतार का और साथ में प्रहलाद जी। भगवान ने कई सारे अवतार लिए पर यह एकमात्र ऐसा अवतार है जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए ही लिया गया है। आप सोचिए भगवान के इतने सारे अवतार हुए पर यह नरसिंह अवतार के लिए सिर्फ एक ही प्रहलाद जी को बचाना था। वैसे तो उन्होंने वचन दिया था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए क्यों न हो, उनको आना ही था। पर क्यों आना पड़ा? वो तो एक राक्षस के पुत्र थे। पहला चित्र बता रहा है जब माता कयाधु गर्भवती थी और महर्षि नारद के आश्रम में रहने से उनके सत्संग के प्रभाव से उन्हें नारायण के प्रति प्रीति जागृत हुई। वह प्रीति वह प्रेम प्रहलाद जी जो माता के गर्भ में थे उनको भी मिला। आज भी अगर देखा जाए तो कोई भी राक्षस कुल के व्यक्ति के नाम नहीं रखता, पर यह प्रहलाद नाम ऐसा है जो राक्षस कुल में भी जन्मे होने के बावजूद भी परम वैष्णव कहा जाए और सब आज भी वह नाम रखते हैं। यानी सत्संग का कितना महत्व है। सत्संग के माध्यम में आज तो हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक ऐसे कई माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से भी आप अच्छे अच्छे जो विचारों को अपने गर्भस्थ शिशु तक पहुंचा सकते हैं। अगला माध्यम है मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा। मैंने कहा गर्भ संवाद में भी ध्यान जोड़ सकते हैं, इसका यह एक स्वरूप यह भी है और अलग स्वरूप है जिसके बारे में आगे बताएंगे। पर आप ध्यान करें और इसमें मैं बताना चाहूंगी हमें हर बहन ऐसा सरलता से नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यह चित्र रखा कि बहुत ही सरल है। आप इतना ही कीजिए, सूर्य की शक्ति, सूर्य का प्रकाश जब सूर्योदय होता है तब जो सूर्य है वही सूर्य आपके गर्भ के अंदर भी है और वही प्रकाश आपके शिशु में मिल रहा है। दूसरा सरल ध्यान यह है कि जब एक बड़े पत्ते पर श्री कृष्ण भगवान लेटे हैं, कमल का पत्ता है, छोटे बाल कन्हैया उसका चित्र और आप अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान साथ में जोड़ दे। बहुत ही सरल है, ध्यान करना इतना मुश्किल नहीं है। आप ध्यान के माध्यम से भी गर्भ संवाद कर सकते हैं। अगला है महापुरुषों के जीवन चरित्र के माध्यम से। आप चाहते हैं कि फिर और एक विवेकानंद इस धरती पर आए और जो भी आप चाहते हैं वह लाने के लिए आप उनके जीवन के महत्वपूर्ण जो प्रकरण है उनको गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाइए। वह श्रवण के माध्यम से हो, आप देखकर मैंने जैसे बताया इंटरनेट के माध्यम से भी बता सकते हैं, कोई भी जरिया हो। विषय है महापुरुषों का जीवन चरित्र। यह आपके गर्भस्थ शिशु को आपकी इच्छा अनुसार गुणों का वर्धन करने में बहुत सहायता करेंगे। अगला जो है वो बहुत ही प्रिय है मेरा, कहानी के माध्यम से गर्भ संवाद। आप बड़े हैं, छोटे हैं, किसी भी उम्र के हैं, कहानियां बहुत ही पसंद है हम सबको। कहानी के माध्यम से आप गर्भस्थ शिशु के साथ बहुत अच्छे से जुड़ सकती हैं। पर मैं सिर्फ यहाँ ये नहीं कहूंगी कि आप गर्भस्थ शिशु से कहानी ऐसे ही सुनाए, पर उसमें भी आपको, मैं बेसिकली टीचर होने के नाते आपको होमवर्क भी दे रही हूँ। यहाँ पर आप 2 चित्र है देख पा रहे हैं। पहला चित्र कहानी का पूरा ब्यौरा बता रहा है। कहानी है प्यासा कौवा। जब आप पहली बार बच्चे से कहानी कहें तब प्यासे कौवे की या ओरिजिनल कहानी बताइए कि कौवे को प्यास लगी थी, पानी पीना था,
घड़े में पानी कम था तो वो कंकर डालता गया और पानी ऊपर आता गया, वो पानी पी लेता है। पहली बार यह कहानी कैसे करनी है वो आगे मैं भी बताऊंगी, पर यहाँ मैं उसका शॉर्ट रूप बता रही हूँ। यह पानी वो कौवा पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। कहानी पहली बार खत्म हो गई। जब दूसरी बार आप बताए तब फिर से कहे कि हमने वो कहानी सुनी थी ना, वो कौवा पुराना हो चुका है, मॉडर्न कौवा आया। वो क्या कर रहा है, उसने एक बार देखा कि एक बच्चा स्ट्रॉ से कुछ पी रहा है, तो अब मैं क्या करूं, मैं भी स्ट्रॉ से पानी पीऊंगा, मुझे प्यास लगी, अब मैं कंकर नहीं डालूंगा मेरे पूर्वजों की तरह, मैं तो स्ट्रॉ से पीऊंगा। यह कहानी बताने से क्या लाभ होगा? पहला लाभ, बच्चे में नीचे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, अपडेट योर सेल्फ, इट सेव्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट। यानी कि जब आप प्रतिदिन अपने आप को जो कुछ भी नया हो रहा है उसके साथ जुड़ते जाएंगे तो जीवन आपका सरलतम हो जाएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग और तरह से करने की भी बात करें, आपके बच्चे का IQ भी बढ़ेगा। तब यहाँ मैंने जैसे बताया, आप कहानी को और भी जोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैं खरगोश और कछुए की कहानी भी 3-4 स्टेप में बताती हूँ, जहां पर EQ डेवलपमेंट होता है। आगे मौका मिलेगा क्लासेस में तब उसके बारे में भी ज्यादा बात करेंगे। अब समय के अनुसार हमें सब भी लेना है, तो कहानी आप बहुत प्यार से कहे और उसके माध्यम से सिर्फ कहानी ही ना कहे, पर उसके हर डेवलपमेंट को भी साथ में जोड़े। आप प्रेरणादायक कहानी धारावाहिक के रूप में भी देखकर बच्चे को बता सकते हैं। अभी लॉकडाउन में रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण आदि के माध्यम से बहुत सारे गुणों को हम बच्चों में डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। पर यह ध्यान भी रखना है कि जो कहानी आपके शिशु को, आपको, आपके परिवार को कुछ और ही रास्ते पर ले जाए जो मानवता का नहीं है, उसको नहीं देखना है। मेरा मतलब है सास बहू के झगड़े, ये वो सारी जो सीरियल्स है वो नहीं देखनी है। महत्वपूर्ण और एक है पारिवारिक आपचित बातचीत। गर्भ संवाद का एक माध्यम परिवार के रूप में हमने बताया कि सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से परिवार के लोग भी बच्चे से बात कर सकते हैं। वैसे ही दूर से भी बच्चे से बातचीत करें। ये चाचा जी आज हमारे घर पे आए हैं, चाचा जी आप कैसे हो, बच्चे से बात कीजिए। इस तरह से आप उनको जोड़िए, आने वाले मेहमान के बारे में भी बताइए। ये छोटी सी बिटिया भी अपने माता के उदर में पल रहे बच्चे से बात कर रही है। यानी हर जो संभव सदस्य आपके परिवार में है वह तो बात करे, पर उनके गुणों को भी आपको बच्चे को बताना है। यहाँ से एक बहुत बड़ी बात हो रही है, हमारी गायत्री दीदी ने बहुत बार ये बताया है कि बच्चे में संस्कार आने में बहुत समय लगेगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा तब हम उसका परिणाम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर इस वक्त आपको बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के अच्छे गुण देखने का आपको नजरिया मिलेगा। आप उनकी अच्छी बातों को खुद भी महसूस करते हुए अपने और उनके प्रति जो रिश्ता है उसे मजबूत बनाएंगे और गर्भस्थ शिशु के साथ भी यह रिश्ता मजबूत बनेगा। इतने सारे माध्यम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, गर्भस्थ शिशु से सीधी बातचीत। यह तो हमने अलग अलग जरिए लिए थे, पर आपको गर्भस्थ शिशु से डायरेक्ट बात करनी है। और यह डायरेक्ट बातचीत 2 माध्यम से होती है, एक तो दिनचर्या के माध्यम से और विशिष्ट संवाद के माध्यम से। पहले ही दिन आदरणीय दीदी ने बताया, गायत्री दीदी ने, दूसरे दिन हमारी दीदी ने भी, संगीता दीदी ने भी बताया कि दिनचर्या में आप कैसे जोड़ सकते हैं। तो आप जो भी कार्य करें वह बच्चे को बताना है। चलो अब हम उठते हैं, चलो आज खाने में हमने ये खाया, पूरा का पूरा जो काम आप कर रही हैं वो सब से आपको बच्चे को जोड़ना है। जो भी आपका कार्य हो रहा है उसके साथ आप बच्चे को जोड़े। अब विशिष्ट गर्भ संवाद की बात आई, उसको भी 2 प्रकार से किया जाता है। गुणों के विषय में भी गर्भ संवाद और तो त्योहार या दिन है उसके विषय में भी गर्भ संवाद। यह जो आप पहला चित्र देख रहे हैं यह विजन चार्ट है, ड्रीम चार्ट कहा जाता है और गोल चार्ट भी कहा जाता है। जिन गुणों को आप अपने गर्भस्थ शिशु में डालना चाहती हैं उन गुणों को लिखिए, उसके साथ उन महापुरुष या प्रकृति के तत्व या प्राणी के तत्व को जोड़िए, उनका एक चित्र बनाइए
और यह आप जो चित्र देख रहे हैं ये हमारी जामनगर के पास छोटे से गांव विभावर की स्वाति बहन है, उन्होंने ये विजन चार्ट बनाया, उसके माध्यम से उसकी बच्ची में बहुत अच्छे गुणों का विकास हुआ है। तो आप सीधी बात करिए कि तुम पूज्य गुरुदेव का चित्र है, उनके जैसे पवित्र हो, गांधी जी के जैसे सत्यवादी होंगे, होने वाला है ऐसी नहीं, प्रेजेंट टेंस में ही जब गुणों की चर्चा हो तो आपको बताना है। यह बात आप खास ध्यान रखें। आप जब भी बात करें बच्चे में ऑटो सजेशन के माध्यम से करें या फिर आप खुद विजुअलाइजेशन करें, पर उसे प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में ही बताइए। दूसरा चित्र वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का है, तो आज यह दिन है तो उसके बारे में बताइए। या तो अभी त्योहार चल रहा है गणपति महोत्सव, तो गणपति जी के बारे में भी विस्तार से उनके गुणों को बताइए। बच्चे के अंदर अभी से उनके प्रति प्यार भी जागृत होगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर्यावरण के विषय में जागृति भी होगी और उनके साथ सरलता से जुड़ा जा सकेगा। गर्भ संवाद के बहुत से फायदे हैं। गर्भस्थ शिशु के साथ जन्म के पहले ही माता का, पिता का, परिवार का अटूट नाता जुड़ जाता है। हमने वो चित्र में देखा ना कि जैसे ही पिता का आवाज सुनकर बच्चे का रिएक्शन कैसा आया था, वो जो अभी मुझे तो ये भी पता चला है कि जब ये फोटो खींचा गया था तब उसकी जो गर्भनाल है वो भी कट नहीं हुई थी और वो बच्ची खिलखिला के हंस रही है, तो वो अटूट नाता जुड़ जाता है। आप जो भी गुण चाहते हैं उनको, इच्छित गुणों को आरोपित कर सकते हैं। हमारी श्रद्धा दीदी ने बताया था सर्वांगीण विकास के 9 क्यूज बताए थे, उनके साथ भी आप शिशु में सरलता से पा सकते हैं। और जो हमारा आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का मोटो है, शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित व भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण सहज रूप से हो जाएगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं, पर हमें समय मर्यादा के साथ चलना है। अब मैं आपको अब इतनी सारी बातें बता दी, पर गर्भ संवाद कैसे करना है ये नहीं बताया, अब उसके बारे में बता रही हूँ। आप चित्र में देख रहे हैं ये गर्भ संवाद इन अफ्रीकन ट्राइबल, अफ्रीका की जो जनजाति है वहां पर इस गर्भ संवाद को कैसे ले जाए। शास्त्रों में देखा, मॉडर्न साइंस में देखा और एक अलग माध्यम से देख रहे हैं। पहला जो चित्र है महिला का, उनका नाम है शुबोनफू या सोबोनफू शोमई। ये वेस्ट अफ्रीका का, जो यहाँ पर अफ्रीका का महाद्वीप है उसका मैप है और उसमें छोटा सा बुर्किनो फासो नाम का देश है। वहां की डोगरा या डागरा जाति की आदिवासी महिला है, वह शिक्षिका थी, वह बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है वेलकमिंग स्पिरिट होम। इस किताब में उन्होंने वहां की जो महिला है वो क्या कैसे जीवन जीती है और बच्चों के संदर्भ में उनका जीवन कैसा होता है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। अब माता को गर्भ संवाद कैसे करना है उस विषय में मैं आपके चर्चा कर रही हूँ और इसमें यह बात बता रही हूँ। सुबोनफू बताती है कि वहां की जो आदिवासी डोगरा जाति की महिला है वो क्या करती है, जब वो गर्भवती होती भी नहीं है, अब वो सोच रही है कि मुझे बच्चा चाहिए, तब वह ऐसी एकांत जगह में जाती है जहां पर उसे शांति और सुकून महसूस हो और फिर सोचती है कि मुझे अपने बच्चे में क्या क्या गुण चाहिए, मैं अपने आने वाले संतान में क्या क्या गुण चाहती हूँ, उसका लिस्ट बनाती है। वो उसका एक गीत तैयार करती है, सारे गुणों को पहले सोचा फिर उसका गीत बनाया, गीत बनाकर वापस वो आती है परिवार में, अपने पति को वह गीत सुनाती है, पति को गीत सिखाती है। जब पति यह सीख जाते हैं उसके बाद में वह गर्भधारण की प्रक्रिया करते हैं। अब जब बच्चा गर्भ में आ गया है तब पूरे परिवार को और उनकी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को यह गीत सिखाया जाता है। यह गीत आजीवन प्रत्येक व्यक्ति का साथ में रहता है। और सुबोनफू कितने ही उदाहरण देकर बताती है कि जो माता ने चाहा वही संतान में गुण आए। इतना ही नहीं, वह नाम भी पहले से ही सोच लेते हैं। जब बच्चे के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न भी नहीं किया तब आने वाले बच्चे का नाम निर्धारित हो जाता है। कल की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम प्री प्लानिंग से जुड़े, पर यह प्री प्लानिंग की और एक महत्वपूर्ण बात, और उन्होंने तो कई उदाहरण दिए पर मैं तो यहाँ पर शुबोनफू शोमे का ही उदाहरण देना चाहूंगी। उनका नाम शुबोनफू है जिसका मतलब उनकी लैंग्वेज में होता है धार्मिक अनुष्ठानों के रक्षक। और इनकी माता जब बच्चे के बारे में सोच रही थी तब वहां के कल्चर में, आज हमारे देश में भी देखा जा रहा है कि
हमारी जो परंपरा है उससे नई पीढ़ियां थोड़ी सी दूरी बनाए हुए हैं। वहां भी ऐसी माहौल बन रहा था कि प्राचीन परंपराओं से दूर जा रही थी। तब उनकी माँ ने सोचा कि मेरी जो संतान आएगी वह ऐसी हो कि वो हमारी परंपराओं के अनुष्ठानों की रक्षक हो। और दूसरा उन्होंने यह गुण सोचा था कि वो हमारे देश में जो पानी की समस्या है उस विषय में भी कुछ करे। पहले ही निर्धारित सुबोनफू नाम ने उन्होंने सार्थक किया। अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व को उनके कल्चर के महत्वपूर्ण आयामों से वाकिफ कराए। उनके देश में ही उन्होंने उस अनुष्ठान का रक्षण नहीं किया, परंतु समग्र विश्व में ही उनको पहुंचाया। आज उनके मृत्यु के पश्चात भी हम उनके विषय में बात कर रहे हैं। इतना उन्होंने 3 बहुत अच्छी किताब, इसके अलावा भी 2 और किताबें लिखी हैं। तो उनकी माता ने जो सोचा था वो सच हुआ। पहले ही जब उनका नाम भी वही तब सोचा गया था जब गर्भ निर्धारण नहीं हुआ था, उनके गुणों को भी तभी सोचा गया था। यानी गर्भवती महिला को जब भी सोचना है, हमने यह भी पाया है कि हमारे जो बहनें गर्भ धारण के लिए कोई भी समस्या का सामना करती है वो भी गर्भ संवाद के माध्यम से गर्भवती होती है, क्योंकि जब वो सोचती है गर्भ के बारे में तब अच्छे हार्मोन्स बनने लगते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है और गर्भ से जुड़ जा सकते हैं। जब आप गर्भ संवाद करें तब प्यार से, सुकून से, मैंने जैसे बताया आप कोई भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, कोई भी स्थिति पे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, या तो अपने होने वाले बच्चे का कल्पना चित्र कीजिए, या मैंने जैसे बताया वो सूर्य की किरणों से घिरा हुआ है उस चित्र को मन में बनाइए। प्यार से आप जितना प्यार, जितना दुलार अपने मन में अपनी संतान के प्रति महसूस कर रही है वो सब उसे बताइए। इस प्यार से आप जब गर्भ संवाद करेगी तो वो भी आपसे जुड़ेगा, रिस्पॉन्स देगा। जैसे हमारे अष्टावक्र जी ने रिस्पॉन्स दिया था, आपका बच्चा भी आपको रिस्पॉन्स देगा। जब आप कभी गर्भ संवाद का निश्चित समय फिक्स कीजिए, आप दोपहर में जब आराम का वक्त है या रात में आप सोने से पहले या फिक्स समय में जब आप गर्भ संवाद करेंगे तो बच्चे को भी यह लगेगा कि यही मेरा समय है। और जब वो समय किसी दिन आप चुक जाए, आगे पीछे हो जाएगा, तो वो अपनी हिलचाल से आपको बताएगा कि अरे माँ गर्भ संवाद का वक्त हो गया, तुम क्या कर रही हो, आओ मुझसे बात करो, मुझसे जुड़ो। यानी बच्चा भी आपको जवाब देगा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो दिखा रही हूँ वो आप देखिए। यह बच्चा लाइक जिसे थम्स अप की निशानी कहते वो दिखा रहा है। ये हमारी जामनगर की ध्वनि बहन का बच्चा जब गर्भ में था, डॉक्टर बोले कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे को भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम सोनोग्राफी करके देखेंगे। तब वो गर्भ संवाद करके बच्चे को पूछ रही है, देखिए वो थम्स अप करके बता रहे, नहीं माँ मैं ठीक हूँ। पूछ रहे कि क्या मेरे बच्चे तुम ठीक हो, तो वो थम्स अप लाइक का साइन, जो उनकी मम्मी का भी एक सिग्नेचर स्टाइल था कि वो अब आप पूछे कि कैसी हो तो वो थम्स अप या लाइक का साइन बताती थी। यानी आपको अपना बच्चा भी ऐसे ही रिस्पॉन्स देगा। अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गया था और मैं भी इस माध्यम में नहीं हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई। अगली बार हम कोशिश करेंगे गर्भ संवाद में और डिटेल में बताइए। यह तो सिर्फ आपके लिए पिक्चर का ट्रेलर ही था कि गर्भ संवाद क्या है और आपको कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है, पर उसका माध्यम क्या है, कौन कौन से गर्भ संवाद किस तरह से हम करें, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वेबिनार में मुझे यह महत्वपूर्ण विषय प्रदान करने के लिए मैं पूरे गायत्री परिवार जामनगर के माध्यम से इस वेबिनार के आयोजकों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने यह मौका देकर हमें लाभान्वित किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शना दीदी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्भ संवाद हमारी सभी गर्भवती माताओं को, बहनों को समझाने का प्रयास किया और ये बिल्कुल नया था हम सबके लिए और बड़ा आनंद आया। एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि ऐसा कुछ हम पहले सुन चुके हैं। आपने बहुत सारी नई चीजों को, बड़ी नई नई रिसर्चेस को सामने लाए हैं, जिसके माध्यम से मुझे ये लग गया होगा अब तक अगर गर्भवती माताओं ने कहीं ना कहीं पे अगर डिले किया होगा गर्भ संवाद में किसी सूरत में, तो वो अब नहीं करेंगी। तो बड़ा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी।
और अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसमें हमारी गर्भवती माताओं को, भैया मुझे अलाउ कर दीजिए एक बार स्क्रीन शेयर, वो सबको लिस्ट दिखानी है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि 30 अगस्त को गर्भ संस्कार होने वाले हैं। 30 अगस्त को गर्भ संस्कार होने वाले हैं, तो आपको उसमें अपनी भागीदारी करनी है। और जो लिस्ट हम आपसे अभी शेयर करेंगे, वो लिस्ट का सामान आपने तैयार करके रख लेना है। एक मिनट, ये लिस्ट का सामान आप इसको तैयार करके रख लेंगे। ये ठीक से दिखाई दे रहे हैं सभी को? जी जी हाँ जी, दिखाई दे रहा है। आप चाहे अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी पूजा स्थली पर या जहां आपको सुविधाजनक तरीके से आपको बैठने का लगे अपने घर में, वहां आप ये सब सामान को तैयार करके बैठ जाएंगे। सामान में दीप यज्ञ के माध्यम से हमारी शांति कुंज से रितु जी चंद्रिका जी करवाएंगी। दीप यज्ञ के लिए पूजन की चौकी प्लस उसके ऊपर देव स्थापना का चित्र और अगरबत्ती आप जरूर रखिए। दूसरा है कलश में जल ले लें, जल भर के रख लें कलश में, और घी का एक दीपक रख लें और एक नारियल रख लें। तो कलश में जल भर लें और कलश के ऊपर कलावा भी बांध दें साथ में, और घी का दीपक कलश के साथ में ही रख दें, ऊपर पूजा वेदी पर ही रखें, और नारियल को भी कलावा बांध के कलश के ऊपर रख दें। अब दीप यज्ञ के लिए मिट्टी के 5 आटे के दीपक बना ले चाहे आप, या आपके पास अगर मिट्टी के दिए हैं तो वो ले लें, और उसमें घी की बत्ती डुबो के रख दें। थोड़ा सा कपूर जरूर रखें, और एक छोटी कटोरी में जल रख लें और चम्मच रख लें, या आपके पास आचमनी है तो आचमनी में जल और चम्मच रख लें। और संख्या जितने यज्ञ में भाग लेंगे, मतलब जितने, अगर आप लोग अगर 5 लोग बैठे हैं तो आचमनी भी 5 रख लीजिए, या एक दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए, ज्यादा नहीं रखेंगे तो। प्लेट रख लीजिए एक पूजन के लिए, जिस पर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे, जिससे भगवान जी को सारा नैवेद्य या पूजन सामग्री अर्पित की जाएगी। एक छोटी प्लेट ले लेंगे और उसमें स्वास्तिक बना लेंगे। एक प्लेट में हल्दी से पीला किया थोड़ा सा चावल रखेंगे, फूल रखेंगे, पुष्प, कलावा रखेंगे जो अपन हाथ पे ये मौली बांधते हैं ये, और सुपारी रखेंगे, चंदन रखेंगे, तिलक, और 1 रुपए का सिक्का खुला है वो रख लेंगे। फूल रखेंगे थोड़े फालतू, और क्योंकि आशीर्वाद देने में क्रम में काम में आएंगे। मिठाई रख लेंगे, कुछ मीठा या घर में बना लेंगे या रख लेंगे। एक खाली कटोरी जरूर रख लेंगे। एक प्लेट में आरती के लिए एक घी का दीपक अलग से बना लेंगे। एक छोटी प्लेट तैयार कर लें जिसमें आप आरती का दीपक अलग बना लेंगे। और गर्भोत्सव संस्कार के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी? गर्भोत्सव संस्कार के लिए आपको गर्भवती माता हेतु एक कटोरी में खीर, जिसमें 1-2 तुलसी के पत्ते डले हो, थोड़ा सा गंगा जल मिला हो, थोड़ा सा शहद मिला हो संस्कार के लिए, ठीक है जी। और ये कटोरी खीर, बाकी घर में आप अपने उपयोग के लिए कितने भी खीर बना सकते हैं, लेकिन संस्कार के लिए 1 कटोरी खीर उसमें चाहिए होगी। अगर खीर को किसी को दिक्कत है खाने में, कोई कहता है कि हमें चावल की खीर नहीं खानी, वो साबूदाने की बना सकता है, और उसमें भी कोई दिक्कत है, नहीं बना पाएंगे आप, तो फल भी आप रख सकते हैं। और सही विधान तो ये है, अगर खीर बना सकें तो बहुत बढ़िया है। और दूसरे नंबर पे 1 कटोरी में औषधि, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। पीपल, बरगद और गिलोय। पीपल के कोपले ले लें, कोपले मतलब कोमल पत्ते ले लें, या कोई भी पार्ट ले लें, पीपल का पत्ता ले लें, बरगद का ले लें, और गिलोय। इन तीनों को धो करके थोड़ा कूट पीस के रख लें कटोरी में। और संकल्प पत्र बताया जाएगा आपको यहाँ से भावी माता के लिए, पति और परिवार के लिए, कि क्या संकल्प आपने करने हैं। जब वो जीजी लोग संस्कार करवाएंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आपको अपने जीवन में उतारना है, आपको अपने जीवन में इसको उतारना है, जो भी पति परिवार के लोगों के लिए संकल्प है उसको, और साथ में इनको भी। तो आप ये इसको देख लीजिएगा, ये आप अपने इसका लिस्ट बना लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कोई प्रश्न है दीदी तो अब हम प्रश्नों को ले लेते हैं, और आदरणीय डॉक्टर गायत्री दीदी से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। आज ऑनलाइन उपस्थित सभी मातृशक्तियों को, हमारी प्यारी बहनों और हमारे गायत्री परिवार के सभी लोग, स्पेशली जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, डॉक्टर रेखा, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर वरुण और
हमारे अजय गुप्ता जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये कार्यक्रम किया है और सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद दूंगी और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उनको मिले दर्शना बहन को, क्योंकि दर्शना बहन ने बहुत छोटे में गागर में सागर कर दिया है। आशा है सभी को बहुत ही सरल भाषा में जो उन्होंने गर्भ संवाद बताया है समझ में आया होगा और हमारी माताएं जो हैं अब उस पे अपना कार्य प्रारंभ कर देंगी, चाहे आपका बच्चा 9वें महीने में ही क्यों ना हो। 9वें महीने में तो और ज़्यादा वो लैंग्वेज सीखता है। तो इसलिए अगर आपको अपने बच्चे में गुणों को डालना है तो दर्शना बहन ने जो जो बातें बताई हैं उस माध्यम से अभी से शुरू कर दीजिए। एक बहुत अच्छा माध्यम है कि 9 महीने में ही आप अपने बच्चे में कितने गुण भर सकती हैं जो कि जीवन भर आप परेशान रहेंगी फिर भी नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं कि सोने वाला संगीत, जब आप सो के उठते हैं वो वाला संगीत, और खाने वाला संगीत आप फिक्स कर दीजिए ताकि बच्चा जब बाहर आए तो आपके संगीत सुन के ही वो उठ जाए, आपको उठाना ना पड़े। और सोने वाले संगीत सुन करके वो बच्चा सोने लगे, आपको सोने के लिए परेशान ना करे। और संगीत जब खाने का टाइम होता है तो आप अगर उस संगीत को बजा देंगी बच्चा भोजन करने लगेगा। नहीं तो आजकल के बच्चे आप देखिए मोबाइल में कार्टून देखते हैं, टीवी चलवाते हैं, तब करते हैं। तो हमें आशा है कि आप इन बातों पर जो कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं, आप जो भी रोज रोज विचार सुन रही हैं उसमें थोड़ा बहुत तो हम लोग का दिमाग चल रहा है, लेकिन ज्यादातर विचार समूचा विचार जो है वो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनिया माता जी का है। तो उनके विचारों के साथ आपको आशीर्वाद भी लग रहा है। तो इसलिए हमें आशा है कि आप इन विचारों को इम्प्लीमेंट करेंगी, उस पर क्रियान्वित करेंगी, ताकि एक ऐसी संतान आए जो आपको गौरवान्वित कर सके, आपके राष्ट्र को गौरवान्वित कर सके। और सब लोग एक बात हमारी दर्शना बहन के लिए जरा तालियां बजा दीजिए, क्योंकि वो गुजरात की है और गुजरात की बहन जो हिंदी में बोल रही है प्रॉब्लम है। और तब भी उसने कितना अच्छा बताया, बहुत बहुत उसका। जी बिल्कुल। अब क्वेश्चन आंसर शुरू कर दीजिए।